नाज़रीन आदाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जो कि माहिर सियासतदां हैं और तज्जिया निगार हैं, हालात पर नज़र रखते हैं। और इन दिनों वो यूपी को ख़ास तौर यूपी को लेकर के जो स्टडी कर रहे हैं वो बहुत अहम है और अभी चंद दिनों में वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। बात करते हैं जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, क्योंकि ये दोनों स्टेट बहुत अहम हैं, यहाँ लड़ाई भी बहुत अहम है। बात करते हैं क्या लग रहा है, क्या यूपी में इस वक्त क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपके साथ इस तरह बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू का मौका मिला है। और आपने मेरे बारे में बहुत बड़ी बातें कह दी। मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, बड़ा नहीं जो जहाँ तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, जो हम लोग देख रहे हैं टेलीविज़न के बाहर, टेलीविज़न के अंदर तो कुछ और दिखाई देता है, लेकिन टेलीविज़न के बाहर एक सिचुएशन बिल्कुल सामने है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी डूबती हुई नैया को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और बहुत मुश्किल है कि वो उनके हाथ में नहीं, आप देखिए ना कि मतलब सारे इशूज, चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, अयोध्या हो, 11-11 चीफ मिनिस्टर को वहां लेकर पहुंच गई, तो जाहिर जी तो अब जाहिर है कि डूबती किश्ती है। और यही कुछ उत्तरांचल में भी आप देखिए कि एक नौजवान लड़के को लेकर आए वो, इसलिए कि किश्ती वहाँ भी डूब रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उत्तरांचल से भी कुछ मुख्तलिफ किस्म के इशारे मिले हैं, लेकिन यूपी में मुझे ये लगता है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। और हमारी कोशिश भी है, पक्की बात है ये, इंशाल्लाह। मैं मतलब ये डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब कह रहे हैं, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो हम स्टडीज कर रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हम पिछले 20 साल यूपी के स्टैटिस्टिक्स ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं, और उसमें जो स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये है कि हम एक हंग असेंबली उत्तर प्रदेश में देखें। और उस हिकमत अमली पर पहले भी काम किया है, अभी भी काम सब लोग मिलके करेंगे और इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में एक असेंबली आएगी। ये ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूपी में अभी जो सिचुएशन है उसमें तो 95% ऐसा कहा जा रहा है। देखिए परसेप्शन है, मैं पक्का नहीं कि 95% मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। ऐसे में आप हंग असेंबली चाहता है, ऐसा क्यों? सब तो कौम जो है जिताने पे लगी हुई है कि समाजवादी जीत जाए। हालांकि तजर्बा बड़ा सख्त रहा है। देखिए आप जिस नजरिए से कह रहे होंगे मैं समझ रहा हूँ, तजर्बा इसलिए सख्त मैं कर रहा हूँ कि 12 से 17 तक सरकार थी, 600 से ज्यादा दंगे हुए, हाँ, और साइकिल पर बैठा था यादव और पैदल चल रहा था मुसलमान। ये ठीक है। तो हंग आप क्यों चाहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए 2017 में जब बीजेपी ने 313 सीटें जीती और एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, उन्होंने ये मैसेज जनरेट किया कि बगैर मुसलमान को टिकट दिए, बगैर मुसलमान का वोट मांगे अगर कोई पार्टी चले तो 313 सीटें जीत सकती है। ये मैसेज बीजेपी ने दिया। और उस वक्त भी मुसलमानों ने 90% समाजवादी को वोट दिया, 2012 में भी दिया, लोकसभा में भी दिया, लेकिन मुस्लिम वोट को आइसोलेट कर दिया गया। खुद उनका ज्यादा वोट उनको नहीं मिला, अब वो ज्यादा वोट भी उनको मिलेगा। तो इस वक्त मेन फाइट में ये सही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे से मुकाबले पे, और समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है अभी ये बिल्कुल तय है कि सब जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे मालूम हो रहा है समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन बीजेपी का भी जो कैडर है वो कमजोर नहीं है, और बीएसपी एक ऐसा ब्लैक होल है कि जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते यूपी की पॉलिटिक्स में। उसके हाथ में अभी भी 19% वोट है, आप उसका अगर जिक्र ही नहीं कर रहे और वो भी खुद मीडिया में आके कोई जिक्र नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको यूपी की पॉलिटिक्स से ऑब्सोलीट करें। तो बीएसपी इतना खामोश से क्यों है? क्या वजह क्या है इसके? ये उसकी कोई पॉलिसी का हिस्सा है या क्या है? क्या दो ही के पास कैडर वोट है यूपी में आज, एक बीजेपी के पास है और एक बीएसपी के पास है, और ये वो कैडर वोट है जिसे आप हिला नहीं सकते। अब बीजेपी के पास कितना कैडर वोट है? कैडर के पास कैडर वोट नहीं, कैडर वोट नहीं है, स्विंगिंग वोट है सारा। अच्छा,
समाजवादी पार्टी के पास कोई कैडर वोट नहीं क्यों? है। यादव भी यादव कैडर वोट कहाँ है? आप बताइए, यादव ने क्या बीजेपी को वोट नहीं किया? 2019 में बीजेपी को वोट नहीं किया यादव ने? क्यों 5 सीटें रह गई थी? तो यादव के पास, यादव कैडर वोट किसी का बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि कैडर वोट नहीं है। कैडर नहीं है, जबकि 16% कैडर वोट बीजेपी के पास है। आज की तारीख में 16% वोट कैडर है बीजेपी का। इसके अलावा जब वो 40% और 50% तक जाती है तो वो ये स्विंगिंग वोट होता है, जो यादव का स्विंगिंग वोट है, जो दलित का स्विंगिंग वोट है, इधर उधर होता रहता है। ये वो वोट है जिससे 39 और 40% तक, 50% तक बीजेपी जाती है। अपना वोट उसका 16% है। लाइकवाइज बीएसपी का जो कैडर वोट है वो 19% है, बीजेपी से ज्यादा है। प्रियंका गांधी इतना ज्यादा मेहनत कर रही हैं, बहुत ज्यादा बड़ी रैलियां, ये वो, क्या कुछ असर वो अपनी होगा? बका की जंग है। अगर उन्होंने अब भी मेहनत नहीं करी तो जो उनकी 7 सीटें या 5 सीटें अभी हैं वो भी चली जाएंगी। इसलिए उनको बचाना प्लस 2012 वाली सिचुएशन पे वापस पहुंचना, ये अभी उनका टारगेट है। उत्तराखंड में शुरू हो गया, वहाँ हरीश रावत ट्वीट कर रहे हैं साहब कि ये क्या उत्तराखंड में क्या? देखिए, हरीश रावत जो हैं वो उन्होंने कहा है कि मैं जनवरी के पहले हफ्ते में ऐलान करूंगा, लेकिन उनकी कंप्लेंट क्या है ये अहम है। कंप्लेंट उन्होंने ये की है कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताउन नहीं मिल रहा। ऑर्गेनाइजेशन से ताउन, पार्टी के अंदर से ताउन नहीं मिल रहा। इसका मतलब मल्टीपल लॉबीज हैं, और वो अगर परेशान हुए और परेशान होके कहीं उन्होंने जाना चाहा तो उनकी ऑप्शन क्या होगी? जाहिर है वहां बीजेपी तो नहीं है, बीजेपी के साथ तो वो जाएंगे नहीं, बीजेपी उनको फेस नहीं बनाएगी, बीजेपी के अपने लीडर्स मौजूद है वहां। तो अगर हरीश रावत या तो अभी दबाव डाल रहे हैं पार्टी के ऊपर कि लॉबीज को हटा के उनको एक फेस बनाए, वो उत्तराखंड काम नहीं करने दिया जा रहा है, साफ सी बात है, खुलकर। और अगर नहीं हुआ वो, तो उनकी ऑप्शन एक बहुत ही हैरत अंगेज ऑप्शन के तौर पे सामने आएगी। मेरा अंदाजा यह है कि वो टीएमसी की तरफ उस सूरत में जाएंगे। अच्छा, मेरा अंदाजा है ये टीएमसी जो है वो इतनी तेजी से, अभी मैंने खुद खबर की है सोर्स से, और सियासी तकदीर में वो खबर छपी है, आज लीड न्यूज़ है कि वरुण गांधी तक जो है वो टीएमसी में बातचीत चल रही है, वो टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। और वरुण गांधी का जो लहजा है वो तो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है। कल उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम छोड़ो, जात पात छोड़ो, अगड़ा पिछड़ा छोड़ो, देश को बचाओ, आवाज उठाओ। वो वरुण गांधी एक पॉलिटिकली अपॉर्चुनिस्ट पर्सन है, आइडियोलॉग तो है नहीं। मेनका गांधी भी कोई आइडियोलॉग तो है नहीं। आरएसएस की आइडियोलॉजी को तो वो ब्लॉग नहीं करते हैं, है ना। कभी भी मेनका गांधी आरएसएस में नहीं रही, वरुण गांधी भी नहीं रहे, तो आइडियोलॉग तो है नहीं, अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स वो करते हैं। वहाँ तो गांधी बनाम गोडसे का बस वही है। तो अब वो जाहिर है उनको जहां पर इक़्तिदार की झलक दिखाई देगी और झुकाव इक़्तिदार का दिखाई देगा, वो बीजेपी के अलावा उधर वो चले जाएंगे। वो उनको कांग्रेस की तरफ दिखाई दिया तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, वो उनको टीएमसी की तरफ दिख गया तो टीएमसी की तरफ चले जाएंगे। कांग्रेस तरफ मसला ये है कि एक तो राहुल गांधी, दूसरा सोनिया गांधी और मेनका गांधी का आपस का जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज राहुल गांधी को बहैसियत लीडर कबूल करने को अभी तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा मसला है जिसकी रस्साकशी चल रही है, और 2022 के इलेक्शन के बाद, यूपी के बाद, वो बहुत हद तक वाजे हो जाएगा। तो क्या टीएमसी जो है कांग्रेस से बड़ा प्लेटफॉर्म होने जा रही है कि उसकी तरफ सब सारे लोग जा रहे हैं? तस्लीम रहमानी साहब भी हो सकता है कभी कोशिश कर। नहीं, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ। मेरा अपना इवेल्युएशन ये है कि अगर ममता बनर्जी कोई ग्रुप बनाती हैं, कोई अलायंस बनाती हैं, तो वो इतना बड़ा अलायंस होगा जो तकरीबन 350 सीटों पर हावी होगा। और कांग्रेस सिमटी भी आज जो डायरेक्ट कंटेस्ट होता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वो सिर्फ 220 सीट पे होता है। तो अगर ममता बनर्जी बाहर आ गई और उन्होंने अलायंस बनाया तो आप देखिए वो कौन ट्रेंगुलर फाइट हो जाएगा 2024 में। और कांग्रेस तो 2020 में से 85 सीट जीती है। और अगर इस टाइप की लीडरशिप जो कि कांग्रेस में एक स्प्लिट होने वाला है, और मैं 1 साल से कह रहा हूं कि कांग्रेस का स्प्लिट इमिनेंट है, रोक नहीं सकते। कहीं ऐसा ना हो जो 23G23 बना हुआ है, हाँ, वो पूरा जो है वो पूरा पर तोले बैठा है, किसी वक्त भी वो निकलेगा। तो उसके बाद ऑप्शन क्या होगी? वो या तो अपना एक ग्रुप बना के टीएमसी के साथ चला जाए। तो टीएमसी इज प्लानिंग टू एक्चुअली रिप्लेस कांग्रेस पार्टी की जगह टीएमसी खुद को खड़ा करने की एक कोशिश अभी कर रही है। कितनी कामयाब होती है वक्त बताएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग भी बात करते रहेंगे। और यूपी में जाहिर है कि आपने बताई दिया ठंडी होने लगी। जी। तो बहरहाल ये एक मतलब अच्छा इलेक्शन मैं समझता हूँ कि होगा। और अगर टर्निंग पॉइंट की तरफ हांग असेंबली की आप बात कर रहे हैं, मतलब चाहते ही हैं
हंग असेंबली मतलब फायदा देख रहे हैं कि फिर लोग सुनेंगे। जी, हंग असेंबली हमेशा और हंग पार्लियामेंट हमेशा अक़लियतों के, दलितों के और पसमानदा लोगों के मफाद में रहती है। एक मजबूत हुकूमत मुतलकुल अनान बन जाती है और वो मुतलकुल अनान हुकूमत जालिम होती है, जुल्म करती है। समाजवादी पार्टी आपने बताया उसने भी जुल्म किया। बीएसपी की जब एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट आई 2006-7 में, उन्होंने भी जुल्म किया और बीजेपी ने जो किया सबको दिखाई दे रहा है। तो क्यों हमने 3 एक्सपेरिमेंट इसीलिए हंग असेंबली अब आपको एक हंग असेंबली और खास तौर पर मुसलमानों के लिए तो आप काम करेंगे उसके लिए? हमने तो शुरू कर दिया है, ऐलानात करेंगे वक्त पे, अपने कैंडिडेट्स को देख लें। जी। तो बहरहाल ये डॉक्टर तस्लीम रहमानी, और जैसा कि मैंने कहा था कि वो माहिर सियासियात हैं, सियासतदां हैं, और आपने उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया होगा कि जब पूरी मिल्लत इस वक्त ऐसा सोच रही है कि समाजवादी की तरफ जाएं, लेकिन डॉक्टर तस्लीम रहमानी आज फिर एक बार बिल्कुल अलग है, और उनका ये है कि हंग असेंबली यूपी में आए तभी अक़लियतों को इंसाफ मिलेगा, और वो सिचुएशन, वो हालात नहीं पैदा होंगे जो 2012 से 2017 में पैदा हुए थे। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है, फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।